इधर से संविधान बचाओ की आवाज को बुलंद किया गया, बड़ा मुद्दा बनाया गया चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से कि संविधान बदल देंगे, संविधान खतरे में है। तो दूसरी तरफ से आया है संविधान हत्या दिवस। जी हां, मोदी सरकार 3.0 में अब 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो फिर बीच बहस में आपातकाल और उसकी भयानक यादें तारी हो आई हैं। जाहिर है पक्ष और प्रतिपक्ष इस पर मुखर होते चलेंगे। अब इमरजेंसी का ये जो दिन है, इसको संविधान हत्या दिवस के तौर पर रखने के कई मायने हैं। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले पूरी खबर पर यह रिपोर्ट। हम सब के लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे। भारत माता की। अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। यह दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा याद रखेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस का नोटिफिकेशन जारी करते हुए ट्वीट किया, दरअसल 17 दिन पहले 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी थी और मोदी सरकार आपातकाल पर खूब बरसी थी। काला दिवस, कांग्रेस पर तानाशाही का आरोप, लोकतंत्र का गला घोंटा गया था, ये तमाम बातें कही गईं। संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले पीएम ने आपातकाल के बरक्स कांग्रेस पर तीखे वार किए। वहीं स्पीकर बनने के बाद 26 जून को ओम बिरला ने आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव में इमरजेंसी थोपे जाने की खूब खबर ली। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में 1975 में संविधान पर हमले की चर्चा और फिर उससे उबरने के लिए लोगों की जिज्ञासा की तारीफ की। जाहिर है सरकार पर पूरे चुनाव में संविधान के खिलाफ होने का एक नैरेटिव सेट किया गया था और पीएम मोदी ने पहले दिन ही संविधान को नमन कर जहां संकेत दिया, वहीं 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस घोषित कर कड़ा पलटवार किया है। सदन में संविधान की प्रतियां विपक्ष ने खूब लहराई थीं, लेकिन 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करके सरकार ने कांग्रेस के सहयोगियों को भी सचेत किया है कि किस तरह 25 जून को आपातकाल लगा था और लोकतंत्र मरमाहत था। जैसा अंदेशा था, कांग्रेस इस फैसले पर सरकार को घेर रही है। अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का, कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश है। मुद्दों पर घिरी हुई सरकार परेशान है। देश का युवा चाहता है कि जिन 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, उसका नोटिफिकेशन करें। बहरहाल संविधान के बहाने विपक्ष की राजनीति को मोदी सरकार ने कड़ा जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, दोनों ही पहलू हैं। संविधान का नैरेटिव जो है वो तो रखा विपक्ष की तरफ से ही गया, चला भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने जिस तरह से रिएक्ट किया, इस मुद्दे पर अग्रेसिव हुई, उससे ये लगता भी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अनिरुद्ध सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ मौजूद हैं। मोहिंदर प्रकाश, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप मिश्रा जी, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि कानून के जानकार का होना बहुत ज़रूरी है इस पैनल पर। ज़रा संविधान को समझेंगे भी थोड़ा, लेकिन आज जो सवाल आएगा वो बीजेपी से सबसे पहले है। अनिरुद्ध जी, ऐसा लगता है कि संविधान वाला मामला आप लोगों के लिए भी गले की फांस की तरह बन गया है और आप इसको काउंटर करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि अगर इसको यूं ही छोड़ दिया गया तो ये आने वाले दिनों में और बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। प्रवीण जी, ये बड़ा सार्थक कदम सरकार ने उठाया कि आने वाले लोग, जो नस्लें हैं, उनको पता चले कि कांग्रेस ने किस तरीके से संविधान की हत्या किया था। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग डबल स्टैंडर्ड यानी कि दोगलापन ये करके लेके आते हैं कि हमने सब, जो व्यक्ति कैबिनेट के अध्यादेश को फाड़ के फेंक देता है, जिनकी दादी कांग्रेस में इस तरीके से आपातकाल लगाया जाता है, और उसके बाद में उस दौरान क्या क्या नहीं हुआ था, कितने लाखों लोग जेल में ठूंस दिए गए थे, संविधान के प्रियम्बल में बदलाव किया गया था, और सबसे मजेदार बात, इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टनर सही से इनके साथ खड़ा नहीं होता है और मतलब रिप्लाई नहीं करता, भैया आपने ऐसा क्यों किया, जबकि इंडिया अलायंस के
फाउंडर जो इंडिया अलायंस के समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर थे मुलायम सिंह, वो ऑलरेडी जेल में थे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम मीसा उसी लिए रखा था क्योंकि वो उनका विरोध कर रहे थे। आज पता नहीं क्यों ये लोग चरण चुंबक बन के उनके साथ बैठे हुए हैं। तो इसलिए आने वाले नस्लों को ये बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने किस तरीके से हत्या किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरजेंसी को कोई बैक नहीं कर सकता। और इमरजेंसी का मैं जितनी बार, देखिएगा आप अभी पैनल पर बना हुआ हूं, मैं आपके जो साथी हैं मोहिंदर प्रकाश जी, उनसे सवाल भी पूछूंगा, कई सवाल बनते भी हैं, लेकिन इमरजेंसी पर बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट जवाब ना आए। और शायद यही वजह है कि आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा एक एक करके सभी मेहमानों से, पहले उनकी टिप्पणी ले लेते हैं। मोहिंदर जी, ये बात तो सही है कि आप लोगों का संविधान वाला मुद्दा जो है वो बड़ा तगड़ा मुद्दा रहा, कुछ फायदा भी आपको उसका मिला है, और आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे को आप नहीं छोड़ने वाले, स्पष्ट हो गया था। चाहे संविधान को लेकर जो प्रदर्शन किए गए पहले ही सत्र के दौरान, जिस तरह से शपथ ग्रहण का अंदाज रहा, उससे बहुत स्पष्ट हो गया था। लेकिन ये जो इमरजेंसी का नासूर है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा आपका? देखिए, कोई नासूर नहीं है। क्या आप मेरे साथी जो यहाँ बैठे हैं, पूरे भारतीय समाज में और विश्व रूप में संविधान की रक्षा हर कोई चाहता है कि संविधान के हिसाब से ही दुनिया चलनी चाहिए। हर देश अपना विधान, अपना समाज, अपना हिसाब से संविधान को बनाता है और उसमें समय समय पर उसका संशोधन होते रहते हैं समय के अनुसार से। इमरजेंसी के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हर जगह माफी मांगी है, ये कहकर कि हमसे गलती हुई। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने दोबारा इलेक्शन जीता, कांग्रेस सरकार में आई। और आज जो बात है, जो दिवस मनाया जा रहा है, क्या जिस दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया उस दिन क्या क्या कहने के, कौन सा दिवस उसको मनाएंगे? आप ये बताइए। इन दिवसों को मनाने अगर चलेंगे, गलतियों से लोग सीखकर आगे चलते हैं, ना कि उस गलती को दोबारा जाकर के उस स्पीड ब्रेकर पे दोबारा उस गलती को करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, आज मैं आपसे कहता हूं कि ओपिनियन पोल आज करा लीजिए, जो 2022 से 2040 तक रोजाना होते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ओपिनियन पोल में 40 सीट भी ले जाए तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है। और जहां तक संविधान के बारे में कहना है, संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो सड़क पर आकर करता है, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कर्तव्य है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर करता है, चाहे विधानसभा में करता है। संविधान की रक्षा करनी है, क्योंकि संविधान की रक्षा करेंगे तो संविधान हमारी रक्षा करेगा। और संविधान को जिसने भी तोड़ने की कोशिश की, कभी भी की, उसने मुंह की खाई, चाहे वो हिटलर रहा, चाहे इंदिरा गांधी रही, और चाहे आज मोदी है। देखिए, एक बात तो है कि 400 का फेर बड़ा चलता रहा, उसके चक्कर में सब रहे, पर पूर्ण बहुमत के साथ फिर भी एनडीए आई है। इससे तो इनकार नहीं कर सकते, इसमें भी कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश की अपनी सियासत है, पश्चिम बंगाल का अपना मिजाज है, महाराष्ट्र के अलग राजनीतिक समीकरण थे जहां से आप लोगों को अच्छी सीट। आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी जो देश की जनता है उसमें अलोकप्रिय हो गई भारतीय जनता पार्टी, या संविधान वाला कार्ड जो है वो हर जगह पर चल रहा है? देखिए, उसका उदाहरण मैं आज दिखा रहा हूं। आज महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, पब्लिक ने वोट नहीं डाला, चुने हुए एमएलए ने वोट डाला। और चुने हुए एमएलए कितने डरते हैं कि 8 कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की। ईडी का और सीबीआई का और इनकम टैक्स का डर इतना है कि आज भी उसका डर है, क्योंकि एनडीए के अंदर सरकार बहुमत से बैठी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। आप एक बात को गौर कीजिए सना प्रवीण तिवारी जी, आप तो बड़े अच्छे समीक्षक हैं, आप तो दुनिया जहां से नाता रखते हैं, सारी खबरें आपके पास हैं। आप ये बताइए, जब 2024 से पहले ओपिनियन पोल में ये कहा जा रहा था कि मोदी जी 77% पॉपुलरिटी के साथ आगे हैं, और वो कितनी मुश्किल से इलेक्शन जीते हैं। पूरा मीडिया जो है जेब में था, 400 पार का एक हल्ला मचा हुआ था। ओपिनियन पोल सारी अगेंस्ट थी। क्या किसी ने कहा था स्मृति ईरानी हारेंगी? और 1.5 लाख से, वो कैसी एग्जिट पोल है जो बंदा 1.5 लाख वोट से हार रहा है और आप उसको बता रहे हैं कि वो 1.5 लाख वोट से जीतेगा? इतने झूठ के साथ भी अगर कांग्रेस पार्टी 90 सीटें 99 सीटें ले आई और इंडिया, हालांकि मोहिंदर जी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आप कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि मुझे याद है मैंने ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी रखे थे। शुरुआत में आप लोग बहुत तेजी से जीते, हम ही ने बताया था, खूब जम के मीडिया ने बताया कि बड़ी मजबूत है कांग्रेस, बड़ी मजबूत, नतीजे कुछ और आए। तो ये इस पर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं, क्योंकि हमारे साथ संदीप मिश्रा जी भी मौजूद है, उनको चर्चा में शामिल करूंगा, पॉलिटिकल बहस लंबी जाएगी। संदीप जी, मुझे ये बताएं, ये
नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव चल रहा है, या सचमुच में संविधान को लेकर कोई ऐसा चिंतन होना चाहिए, कोई बहुत गंभीरता है? क्योंकि ये बात तो पहले भी साफ हो चुकी है कि संविधान बदलना होता या कोई संशोधन करना है, समय समय पर होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या विपक्ष ने भी एक नैरेटिव रखा था और अब सत्ता पक्ष भी उसके लिए काउंटर नैरेटिव को रख रहा है? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि काउंटर नैरेटिव है, क्योंकि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है, और आज जब तीसरी बार सरकार बनी है तब यह बात रखी जा रही है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। लेकिन बात यह है कि जो बातें कही जा रही हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है या फिर इसको करने की जरूरत क्या थी, आवश्यकता थी। देखिए, एक बात है कि जितने भी दल हैं, चाहे बिहार की लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह की पार्टी हो, ये सभी समाजवादी आंदोलन से निकले हुए हैं। समाजवादी आंदोलन का अस्तित्व ही इंदिरा गांधी के उस कदम से आता है जिसने लोकतंत्र को कलंकित किया था। संविधान में व्यवस्था थी कि 352 में इमरजेंसी पावर लगाई जाए अगर कहीं आंतरिक असुरक्षा या ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन आपने क्योंकि मेरे से लीगल सवाल पूछे तो मैं पॉलिटिकल की जगह लीगल पे ही रहूंगा। अब एक हाईकोर्ट का फैसला आता है और हाईकोर्ट के फैसले में जब आपको लगता है कि आपके ऊपर जुडिशरी कुछ कर्व करने की कोशिश कर रही है, तब आप उन चीजों का प्रयोग करते हैं जो कि संविधान आपको अनुमति नहीं देता है। आप बताइए, ओरिजिनल संविधान में कहीं भी समाजवाद शब्द नहीं था, ओरिजिनल संविधान में कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत माननीय इंदिरा जी ने इसको संविधान में डाला। क्या उसके पहले देश धर्मनिरपेक्ष नहीं था? क्या उसके पहले देश समाजवादी नहीं था? लेकिन बातें ये होती हैं कि जो पार्टी 90 बार 356 का दुरुपयोग करती है और लोकसभा का कार्यकाल गैर कानूनी तरीके से 5 साल की बजाय 7 साल कर देती है, जो पार्टी एक मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का जूनियर है उसको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बना देती है, सारी सीनियरिटी को इग्नोर करके, इन सब बातों को आज कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहने की आवश्यकता ये पड़ रही है क्योंकि आप पिछले चुनाव में जो अभी हुआ है तीसरा, उसमें आपने यह कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और कानून में भी कहा जाता है कि आपका बैड कैरेक्टर रेलिवेंट तब हो जाता है जब आप गुड कैरेक्टर की प्ली लेते हैं। जब क्रिमिनल कोर्ट में आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, तब कहा जाता है अब फला जगह जेब कतरी की थी, आपका वो रिकॉर्ड मंगवाया जाए। वैसे तो रेलिवेंट नहीं होता है केस में, लेकिन जब आप कहते हैं मैं बहुत ही ईमानदार आदमी हूं, बहुत ही नियम कानून मानने वाला हूं, तब निकाला जाता है कि आपने रेलवे का कब कानून तोड़ा था। तो इसीलिए 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार को। लेकिन जब पिछले 4 महीने से आपने चिल्लाना शुरू किया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो आपके सारे, मेरा पहला सवाल ये था, लेकिन मैं संदीप मिश्रा जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप चर्चा को एक ट्रैक पर लेकर आए हो। मेरा पहला सवाल भी यही था, मैं आना चाहता था आपके पास में अनिरुद्ध जी, लेकिन मोहिंदर जी की तरफ ये सवाल ज्यादा जा रहा है, तो मुझे एक इजाजत दें कि मैं उनसे सवाल ले लूं। मोहिंदर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, संविधान की बात तो आप ही लोगों ने शुरू की थी, अब बीजेपी तो हमलावर होगी और याद दिलाएगी कि देखिए ऐसे संविधान खतरे में आता है, यह भी हुआ था जिसके लिए कांग्रेस माफी मांग चुकी है। तो अगर उस दिन को याद किया जाए, और ये सबके लिए, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस, ये सबके लिए, लोकतंत्र के लिए, कि ऐसा दिन कभी ना आए के लिए हमें इसे एक काले दिन के तौर पर या संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने से गुरेज क्यों होना चाहिए? जो बातें आप कह रहे हैं सर, वो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वास्तविकता के धरातल पर आप आते हो, हम भगवान राम ने जब विजय प्राप्त की तो हम दिवाली मनाते हैं, रावण के मरण दिवस के रूप में नहीं मनाते। रावण का पुतला जरूर जलाते हैं, लेकिन मरण दिवस के रूप में नाम नहीं मनाते। बात की आपने, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, केजरीवाल जी को उन्होंने निकाला, जेल से जमानत दी, उस कानून के बारे में क्या राय है? मेरे जो मित्र हैं, जो बड़े वकील संदीप मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया कि मेरे साथी, आज जो ईडी के कानून है कि आपको गिरफ्तारी की जा सकती है, क्या यह मीसा से कम है? आज एक एक करके संदीप जी सुन नहीं पाते। या तो मोहिंदर जी आप जवाब सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने डायरेक्ट उनका नाम लेकर सवाल किया है, तो सुन लीजिए वो क्या। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। ठीक है, आप संदीप जी इस पर अपना पॉइंट रखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कहा गया और ईडी ने जिस तरह से व्यवहार किया हुआ है, पीछे बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर उनको अंदर किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज कि केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, चुने हुए नेता हैं, 90 दिन तक उनको बंद रखना ये एक शर्मनाक घटना है।
जब सुप्रीम कोर्ट ये चीज कहती है और आपने ये कानून 10 साल से बना रखे हैं और आप सरकारों को तोड़ रहे हैं, आपने 356 का जिक्र किया, 90 बार कांग्रेस ने तोड़ा, लेकिन आज सरकारों को तोड़ा नहीं जाता, आज खरीदा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये संविधान के अंदर है या संविधान के बाहर है? देखिए थोड़ा सा क्या होता है, ये डीरेल हो जाती है चर्चा जब हम ऐसे करते हैं तो, क्योंकि आप खुद ही एक तरीके से जवाब भी दे रहे हैं मोहिंदर जी कि इस देश में कोर्ट भी है, न्यायपालिका भी, और कितनी मजबूत और सशक्त है जो सरकार को फटकार सकती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। इमरजेंसी का काला दिन इसलिए याद रखें क्योंकि वहां पर कोर्ट की यह स्थिति नहीं है, वहां पर किसी और की यह स्थिति नहीं है। अनिरुद्ध जी आप इजाजत दें तो संदीप जी पर चला जाऊं, कायदे से तो आपका बनता है मौका, बड़ी देर से आप बोले नहीं, लेकिन संदीप जी का नाम लेकर एक बात मोहिंदर जी ने कही तो उनको जवाब देने का अवसर देते हैं। क्योंकि कांग्रेस के मित्र ने बड़ा आपत्तिजनक बोला है तो मुझे उस पर बोलना है। उस पर जी अवश्य। संदीप जी आप फिर भी संक्षेप में जवाब देना चाहें जो एक सवाल आपसे किया गया था। नहीं, देखिए हम विषयांतर नहीं चाहते, हम लोग बड़े स्पेसिफिक रहते हैं लॉयर किसी भी पॉइंट पे। तो आज जब हम संविधान हत्या दिवस पे बात कर रहे हैं तो फिर इसको विषयांतर करके केजरीवाल जी की बेल पर ले जाना मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। और बाकी आप अनिरुद्ध जी पर जाएं, अपनी टिप्पणी दें। जी अनिरुद्ध जी क्या आपत्तिजनक आपको लगा है मोहिंदर जी की बात? कांग्रेस के हमारे मित्र ने यह कहा कि ये उसी पार्टी से हैं जो हिंदुओं के हिंसक कहते हैं, उसी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठे हैं। इन्होंने एक विवादित ढांचे की तुलना संविधान से कर दिया था। इनको शायद ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इन लोगों संविधान को नहीं समझते। इनके शहजादे वही शहजादे हैं और इनका परिवार जो आज ये कहते कोर्ट है, ये है नेशनल हेराल्ड कोर्ट में माँ बेटे जमानत पे घूम रहे हैं और बैठ के आज ये दुहाई दे रहे हैं। अगर संविधान ना होता, 1975 होता ना, तो माँ बेटे घूम ना रहे होते, जेल के तिहाड़ जेल में बैठ के रोटियां सेक रहे होते। तो इसलिए, और दूसरी चीज है कि बार बार हिंदुओं को कहीं ना कहीं इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने से ये लोग बचे, क्योंकि ये विवादित ढांचा को संविधान से कैसे तुलना कर सकते हैं? इतने ये लोग उसके पैरोकार हो गए मुसलमानों के। आप 86 करोड़ हिंदुओं की इस तरीके से आप बोलेंगे उनके 110 करोड़ हिंदुओं को कि उनका विवादित ढांचा जो है वो संविधान से उसकी तुलना आपने कर दिया। बेटे गायब हो और गया। आप बात और उसके बाद में आप कानून की दुहाई दे रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपके माँ बेटे, आपके शहजादे और महारानी दोनों जमानत पे घूम रहे हैं हजारों करोड़ के घोटाले पर, और उन्हीं के दादा दादी जो थे उन्होंने देश के अंदर ये इमरजेंसी इंपोज किया था। और सबसे बड़ी ताज्जुब बात है, इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टनर, यानी कि प्रताड़ित लोग हैं उसमें इमरजेंसी के दौरान के, उसके बावजूद उनके चरण चुंबक बने बैठे हुए हैं। जी हम आपको सुन पा रहे हैं मोहिंदर जी, आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं आपको सुन भी पा रहा हूं, और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपने अभी बातें सुनी भी हैं, और अगर नहीं सुन पाए तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो एक बयान दिया बाबरी के विवादित ढांचे को लेकर, उस पर आपत्ति जताई है अनिरुद्ध जी ने। उन्होंने कहा कि इसको संविधान से आपने कैसे कंपेयर कर दिया। हिंदू हिंसक वाले बयान को लेकर बीजेपी आप पर हमलावर वैसे ही है, और इमरजेंसी का मुद्दा है ही जिस पर आप कई बार माफी मांग चुके हैं। मेरे दोस्त अनिरुद्ध जो हैं थोड़े से मेच्योरिटी अगर दिखाते, कोर्ट ने भी माना है कि बाबरी ढांचे को गिराना एक गैर कानूनी काम था। अडवाणी जी और दूसरे जो अभी पीछे बरी हुए हैं, मतलब आप मैं उस विषय पर नहीं जाता। मैं उसे अनिरुद्ध जी मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा। जो एक गैर कानूनी काम हुआ है उसे मानना चाहिए, ठीक है, आप उसे हिंदू पद्धति से जोड़ना चाहते हैं। जहां तक ताल्लुक राहुल गांधी जी के बारे में आपने कभी बयान दिया तो मैं मजबूर हूं आपको जवाब देने के लिए। संदीप मिश्रा जी माफी चाहता हूं थोड़ा विषयांतर करने के लिए। जो आपने नेशनल हेराल्ड के बारे में हमारी माता समान सोनिया जी और राहुल को बोला है कि वो जमानत पर हैं, भाई ये बताइए मुकदमा है क्या? आप जमानत पर क्यों दे रहे हैं उनको? 2 साल में मुकदमे की जांच कब पूरी होगी? क्या ये पूरी जिंदगी जांच चलती रहेगी? दुनिया को बरगलाइए मत। यही संविधान की रक्षा करनी है कि दुरुपयोग ना हो। आपकी जांच कब तक चलेगी भाई? 4 इनकम टैक्स की स्टेटमेंट हैं, आपने क्या देखा? मैं बैंकिंग साइड से आया हूं तो प्रवीण जी मैं थोड़ा समझा देता हूं इनको। एक असाइनमेंट होता है, उन्होंने ऋण लिया है कैसी कंपनी के अंदर, वो कोर्ट देखिए पहले सुनने की आदत डालिए। आपको शायद ज्ञान नहीं है। ठीक है मोहिंदर जी, संक्षेप में कोई बात नहीं, संक्षेप में आप अपनी बात करें। मैं बिल्कुल एक लाइन में बता रहा हूं। जमानत पे एक मिनट अनिरुद्ध जी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध जी इतनी अरे मोहिंदर जी बोलिए ना, आप मेरी भूमिका में मुझे रहने दीजिए ना, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो उसमें जो ये कहना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं उसके बारे में फिर किसी दिन बोल लूंगा क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तथ्य ही नहीं है। ठीक है, वो जांच पे जांच हम इसको विषयांतर नहीं करते। आज हम संविधान हत्या दिवस पर बात कर रहे थे, और देखिए होता है जब भी पॉलिटिकल पैनल होता है तो बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं।
वहीं आ रहा हूं सर। देखिए, संविधान की रक्षा करना, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते, शहर में रहने वाले के नाते, क्योंकि रूरल सेक्टर के अंदर लोग हमसे ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि समस्या नहीं पहुंच पाती, संविधान की रक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए। उसको तोड़ने वाला, उसका निरादर करने वाला, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी संस्था का हो, वो एक निंदा के योग्य है। लेकिन जो तरह से संविधान दिवस को इन्होंने एक मनाने की कोशिश की है, ये सिर्फ राजनीति और सिर्फ राजनीति नहीं, तो ये भी तो संविधान बचाने की बात ही कह रहे हैं, मतलब एक दूसरे तरीके से कह रहे हैं। आप पर हमला करते ये भी कह रहे हैं संविधान हत्या दिवस है अगर इमरजेंसी जैसा कोई काम होता है तो। देखिए, मैंने अपनी बात कह दी। जो 10 साल में इन्होंने इमरजेंसी लगा रखी है, संविधान की हत्या कर रहे हैं, उसका दिवस भी मनाया जाएगा। नहीं, ये देखिए, मैंने शुरुआत में आपको याद होगा चर्चा शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि इस मुद्दे पर बहुत मुश्किल होता है, और आपने पहले ही कह दिया था कि माफी मांग चुके हैं, तो दांव ही ऐसा खेला गया है। लेकिन संदीप जी फटाफट, अब मैं आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा। संदीप जी, सबसे पहले एक बात तो है जो मोहिंदर जी कह रहे हैं, एक तो जो कथित बेजा इस्तेमाल है एजेंसियों का, जिसका आरोप बार बार विपक्ष लगाता रहा है, और फिर हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, इन सबका जेल जाना हो, इसको जो मुद्दा बनाया गया, इसके आधार पर यह कहना कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल ना हो, यह संविधान की रक्षा करना है, यह जो नैरेटिव या ये जो आरोप है, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। अब यह कहना है कि बेवजह होता है या राजनीतिक कारणों से होता है, इस सब पर पत्रकार बंधु भी हमारे जानते हैं और न्यायाधीश भी इन सब चीजों को जानते हैं, और शायद इसीलिए कहीं कहीं पे कुछ मामलों में लंबी तारीख आपको अदालतों से भी मिल जाती है, क्योंकि अदालतों को भी लगता है कि पॉलिटिकल मैटर है और इसमें ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, न कि आगे बढ़ के प्रोएक्टिव जजमेंट या निर्णय देने की आवश्यकता है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, एजेंसीज का इस्तेमाल होता है। जी अनिरुद्ध जी, अगर फिर ये पॉइंट उठाया जाए कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और इसको चुनाव में भी मुद्दा बनाया गया था, और संविधान की रक्षा के मूल में ये मोहिंदर जी ने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, इसी बात को बार बार, इसी आरोप को बार बार रखा गया कि आप बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रवीण जी, संदीप जी काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इनको पता भी होगा तोता किसके जमाने में कहा गया था सीबीआई को। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं इस्तेमाल होता है, कौन एक कर रहा है जमाने में कहा गया? अभी तो आप 10 साल से शासन में हो, उस पर 10 साल से कार्रवाई चल रही है। कोर्ट ने कहीं भी किसी एजेंसी के कार्य पर संदिग्ध कुछ भी टिप्पणी की कभी नहीं किया। इन लोगों को जमानत मिलती है, भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं, और उसके बाद में एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन करती हैं, चार्जशीट प्रस्तुत करती हैं, कोर्ट में मामला जाता है, और जब कोर्ट में मामला जाता है, भाई इतने दिन से जमानत पे घूम रहे हैं ये लोग, तो जब कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट अपना डिसीजन लेती है, उसमें सरकार का क्या लेना देना है। मोहिंदर जी फटाफट क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि फिर खत्म हो जाएगा तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। बोले मोहिंदर जी। एनडीए 1, एनडीए मोहिंदर जी बोले पॉलिटिकल किसी भी कोर्ट में कोई फैसला अभी तक नहीं सुनाया, कोई सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया, कोई जांच पर मुझे लगता है एक अलग से बहस हो सकती है, लेकिन अभी इस पैनल के साथ जो चर्चा हुई है उसमें दोनों पहलू बड़ी खूबसूरती से आए, और मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। संदीप जी, आपका विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बड़े बैलेंस तरीके से आपने तटस्थ रहते हुए दोनों ही पक्षों को रखा। मोहिंदर जी आपका धन्यवाद, अनिरुद्ध जी आपका धन्यवाद, संदीप जी आपका धन्यवाद।